फोकस की। तो सबसे पहले बात गोल्ड लोन की। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि सोने के बदले कर्ज देने वाले संस्थान यानी गोल्डन कंपनीज के कामकाज में कई तरह की इरेगुलरिटीज पाई गई हैं। आरबीआई ने गोल्ड लोन देने वाली कंपनियों को अपनी नीतियों और पोर्टफोलियो की अब समीक्षा करने को कहा है। आरबीआई ने बताया कि हाल की समीक्षा में सोने के आभूषणों को गिरवी रख करके लोन देने के संबंध में कई कमियां सामने आई हैं। जो प्रमुख कमियां पाई गई हैं उनमें जो ऋणों की सोर्सिंग है और मूल्यांकन से जुड़े हुए हैं। कर्ज रखे जाने वाले सोने के मूल्यांकन का काम आउटसोर्स किया जा रहा है और यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ियाँ सामने आई। आरबीआई ने सोने के बदले कर्ज देने के कारोबार में शामिल सभी संस्थानों को अब अपनी नीतियों और अपने प्रक्रियाओं की व्यापक समीक्षा करने का दिशा निर्देश जारी किया है और समयबद्ध तरीके से रिफॉर्म के कदम भी उठाने की सलाह दी है। आरबीआई अधिसूचना के मुताबिक ये सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है कि जो आउटसोर्स की गई गतिविधियां हैं जिसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है उन पर पर्याप्त नियंत्रण हो। और कहा गया है कि जो गोल्ड लोन कंपनियां हैं आरबीआई के वरिष्ठ पर्यवेक्षक प्रबंधक को 3 महीने के भीतर अपनी कार्रवाई के बारे में वो सूचना दे सकती हैं। इस संबंध में सभी गाइडलाइंस का पालन करना उनके लिए ज़रूरी होगा और रिजर्व बैंक इसे गंभीरता से लेगा। और आरबीआई ने कल यानी 30 सितंबर को कई महत्वपूर्ण आंकड़े भी जारी किए। देश का चालू खाता घाटा अप्रैल जून तिमाही में मामूली रूप से बढ़कर के सकल घरेलू उत्पाद का 1.1% के स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल जून तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट मामूली रूप से बढ़कर के 9.7 अरब डॉलर या जीडीपी का 1.1% के स्तर पर पहुंच गया। पिछले साल इसी अवधि की बात करें तो ये 8.9 अरब डॉलर या जीडीपी का 1% के स्तर पर था। इससे पहले की जो तिमाही की बात करें तो उसमें करंट अकाउंट सरप्लस देखा गया था 4.6 बिलियन डॉलर का, जो जीडीपी का आधे फीसदी का स्तर है। और रिजर्व बैंक ने चालू खाते घाटे में साल दर साल बढ़ोतरी की वजह जो वस्तुओं के व्यापार घाटे में वृद्धि को बताया है। वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में ये 65 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में ये 57 बिलियन डॉलर के करीब दर्ज किया गया था। आरबीआई ने बताया कि इस तिमाही के दौरान जो सर्विसेज रिसीट्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले 35 अरब डॉलर से बढ़कर के अब 39 अरब डॉलर हो गई हैं। साथ ही कंप्यूटर सर्विसेज, व्यापार सेवाओं, यात्रा सेवाओं और परिवहन सेवाओं में बढ़ोतरी देखी गई, यानी एक्सपोर्ट्स में भी बढ़ोतरी आई है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश के आने वाले एफडीआई में बढ़ोतरी देखी गई है। अप्रैल जून तिमाही में जो नेट एफडीआई है उसमें 6.3 अरब डॉलर की आवक यानी निवेश देखा गया, लेकिन जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत तेज़ गिरावट देखी आई है। और पहली तिमाही के दौरान एक साल पहले ये 15.7 अरब डॉलर का था फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जो अब घट करके 0.9 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है। डॉक्टर चरण सिंह मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईगो फाउंडेशन के सीईओ हैं और मशहूर अर्थशास्त्री हैं, आरबीआई के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिंह वक्त निकालने के लिए। तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं चालू खाते घाटे से ही। करंट अकाउंट सरप्लस था, अभी करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया है, पिछले साल के मुकाबले हल्का सा उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। ये क्या दिखाता है, क्यों इम्पोर्टेंट है इस पर निगाह रखना? सबसे बड़ी बात है करंट अकाउंट डेफिसिट की कि हमारे देश में आप अगर देखें तो 2.5% डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट चला गया था 91-92 में। उसके बाद अक्टूबर टू दिसंबर 2012 में भी यही हुआ था, 2.5 से ऊपर जाके उस टाइम तो करीब 6 पे चला गया था उस तिमाही में। करंट अकाउंट डेफिसिट बेसिकली बताता है रिश्ता हमारे दुनिया के देशों के साथ, इट्स ट्रेड, कंट्रीज के अंदर क्या हो रहा है, कंट्रीज के साथ क्या ट्रेड हो रहा है। इसके दो पहलू होते हैं। एक होता है ट्रेड डेफिसिट, जहां पर हम लोग गुड्स को ट्रेड कर रहे हैं, चीजें जो दिख रही हैं, और दूसरा होता है सर्विसेज, जैसे कंप्यूटर सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज, ये इंटरेक्ट करती हैं। तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, जो
खास करके एक्सपर्ट्स की बात है, उनका विचार है कि 3% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एक डेवलपिंग कंट्री, इमर्जिंग कंट्री जैसे हम हैं, यहाँ पर हमारे अपने देश में रंगराजन रिपोर्ट जो बनी थी, हाई लेवल कमेटी ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स 93, उन्होंने 2.5% कहा था। उसके बाद एक और कमेटी बनी थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे, उसके चेयरमैन तारापुर थे, वो डिप्टी गवर्नर आरबीआई थे, वो भी माहिर थे इन सब्जेक्ट्स में, उन्होंने 3% कहा था। ये सब इतिहास मैंने इसलिए आपको बताया कि आप देख रहे हैं कि अभी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 1% के आसपास है। वहां पर हमारे पास काफी स्पेस है, हम 2.5 तक आराम से जा सकते हैं। 3 हमारी बाहर की सीमा है, जैसे लक्ष्मण रेखा है, उससे आगे जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। एक देश जो प्रगतिशील देश है जैसे हम हैं, इमर्जिंग मार्केट है, ग्रोथ बड़ी तेजी से चल रही है, डेवलप्ड नहीं है, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट होना स्वाभाविक है। और ये तो मुझे अच्छा ही लगता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट है। इस बार जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, पिछली बार 1% था, इस टाइम आपने कहा 1.1 है, बिल्कुल सेफ सीमा में है। और ये इसलिए सेफ सीमा में है कि हमारे जो सर्विसेज हैं, ट्रेड डेफिसिट अभी भी है, और इस बार भी ट्रेड डेफिसिट थोड़ा बड़ा भी है, पर हमारी जो सर्विसेज हैं, और सर्विसेज में खास करके कंप्यूटर सर्विसेज, आपको याद होगा यूपीआई में हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंप्यूटर सर्विसेज है, ट्रैवल है, ट्रांसपोर्ट है, बिजनेस सर्विसेज है, उसमें भी हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, वो हमारा बिल्कुल नियमित तौर में अच्छे जगह पे जा रहा है। डॉक्टर सिंह, अभी देखें जो एफडीआई इन्फ्लोज है उसमें भी बढ़ोतरी देखी गई है। नेट एफडीआई इन्फ्लो $6.3 बिलियन रहा है, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट काफ़ी तेज़ी से घटा है। तो ये आम आदमी समझ नहीं पाता है कि इन दोनों में अंतर क्या है, और एफडीआई का बढ़ना क्या दिखाता है। एफपीआईज में अगर तेज़ गिरावट आई है तो इसके मतलब क्या है, इसके मायने क्या है अर्थव्यवस्था के लिए? तो सबसे बड़ी बात, एफडीआई इस इस तरीके समझ लीजिए कि ठोस इन्वेस्टमेंट है देश के अंदर, उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, बिल्डिंग्स भी बनती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। तो एफडीआई, हर देश चाहता है कि हमारे देश में एफडीआई ज्यादा है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, वो ज्यादातर ट्रेडिंग मार्केट्स में होता है, स्टॉक मार्केट में होता है, तो उससे मार्केट में उछाल आता रहता है। अभी सबसे अच्छी बात यह है जो मैं कहनी चाहूंगा, अगर आप एफडीआई देखें तो किन हलकों में, किन एरियाज में एफडीआई बढ़ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ रहा है, कंप्यूटर्स में बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन सर्विसेज में बढ़ रहा है, फाइनेंशियल सर्विसेज में बढ़ रहा है। तो ये सारी एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग वाली एक्टिविटीज हैं, इनमें एफडीआई बढ़ रहा है। कहां से एफडीआई आ रहा है? मॉरिशस से आ रहा है, पर उतना नहीं, यूएस से आ रहा है, बेल्जियम से आ रहा है, नीदरलैंड से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, तो ये और भी देशों से आ रहा है। पर ये इन्वेस्टमेंट बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग और कैपेसिटी, कंट्री में प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए होता है। जहां तक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, वो तो आपने देखा बहुत कम हो गया, और होना भी चाहिए था। पर खास बात जो हम लोग के लिए, जो अर्थशास्त्री होते हैं उनके लिए देखने को है, मार्केट तो चल रही है, ऊपर जा जी। रही है, और जानी भी चाहिए। प्रगतिशील देश है, एक ही देश है पूरी दुनिया में जो इस गति से आगे बढ़ रहा है, तो प्रगतिशील देश में मार्केट तो जानी चाहिए। पर आप ये आंकड़ों से देख लीजिए, ये एफपीआई के कारण नहीं जा रही है, ये मूल शक्ति है देश के अंदर, मूल शक्ति है देश की अपनी प्रोडक्शन और जी। अपनी कंपनीज के अंदर, जिस कारण आप देख रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर जाती रहेगी। क्योंकि जिस तरीके का 2030 तक का आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अनुमान हमारे लिए लगा रखा है, हम सबसे तेज गति वाले देश हैं, इसमें इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में रहेगी। करंट अकाउंट डेफिसिट आपने खुद ही कह दिया 1.1, मैंने आपको इतिहास बताया कि 3 तक हम जा सकते हैं। तो इतने प्रगतिशील देश कोई और इस टाइम पे नहीं है। जी। तो जी। ये मार्केट ऊपर जाती रहेगी, पर इसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का इतना ज्यादा रोल नहीं है। ये निजी शक्ति के सिर पे, निजी शक्ति के कारण ये मार्केट स्ट्रांग चल रही है। आपने बिल्कुल सही कहा सर। और पहले तो ऐसा होता था कि जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल के ले जाते थे तो अचानक बाजार संभल नहीं पाता था, बहुत तेज़ गिरावट आती थी। लेकिन अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स लगातार उसको संभाल रहे हैं। और एक तरफ ये भी बात है, और ये भी बात सही है कि हम फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पैसे भी बना करके दे रहे हैं बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के मुकाबले। ये भी अच्छी बात है। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, लेकिन उसके बाद, ब्रेक के बाद हम गोल्ड लोन को लेकर के जो चिंताएं जताई गई हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इकोनॉमी टुडे। बेटियां घर की रौनक हैं,
बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इकॉनमी टुडे। फोकस में हम बात कर रहे हैं आरबीआई के कुछ अहम आंकड़ों की और साथ ही साथ जो गोल्ड लोन को लेकर के उन्होंने नए गाइडलाइन जारी किए हैं। डॉक्टर चरण सिंह जो कि इकोनॉमिस्ट हैं हमारे साथ हैं। चरण सिंह साहब, गोल्ड लोन को लेकर के चिंता जताई है और ये एक मुश्किल ये आ रही है कि जो वैल्यूएशन होता है वो शायद बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में अब गोल्ड लोन के लिए आगे की राह आपको क्या दिखाई देती है? सबसे अच्छी बात जो इस चीज में आपको कहना चाहूंगा वो ये है कि आप देखिए रिजर्व बैंक कितना सतर्क रहता है। जहां कहीं भी उसको इकॉनमी में, फाइनेंशियल सर्विसेज में कहीं हल्का सा शक पड़ता है कि यहाँ पे थोड़ी कमजोरी आ रही है, रिजर्व बैंक एकदम उस पे उतर के आ जाता है। इसीलिए पूरी दुनिया में रिजर्व बैंक का डंका भी है, लोहा है। और आप जानते हैं कि रिजर्व बैंक के गवर्नर को कितनी बार वो बेस्ट सेंट्रल बैंकर अवार्ड भी दे चुके हैं। अब गोल्ड लोन पे अगर आप स्पेसिफिकली आई, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ने जब कभी रिटेल में अगर कोई दिक्कत आती थी तो सबको वार्निंग देते हैं कि ध्यान रखिए इस इलाके में, इस जगह पे, इस क्षेत्र में थोड़ी कमजोरी आ रही है, तो उसको ख्याल रखिए। गोल्ड लोन एक ऐसा पोर्टफोलियो है जो हम सब लोगों के, हमारे देश में सब लोगों के साथ जुड़ा भी हुआ है और इसमें एनबीएफसी भी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, काफी आगे बढ़कर काम करती हैं। तो रिजर्व बैंक का जो सर्कुलर है मेरी निगाह में वो इस तरीके है कि रिजर्व बैंक की निगाह में कुछ कमियां आई होंगी, क्योंकि गोल्ड लोन एक बहुत पर्टिकुलर और पर्सनल पोर्टफोलियो होता है और उससे आम लोगों पे असर पड़ सकता है। तो रिजर्व बैंक ने कहीं पे, और रिजर्व बैंक की ये विजनरी पॉलिसीज होती हैं, जहां कभी कोई हल्की सी गैप दिखती है उनको, उस पे वो एकदम आ जाते हैं और उसको गैप को जैसे एकदम बैंडेड लगा के प्लग कर देते हैं। तो मुझे भी उस सर्कुलर से जो आया है पूरा, जिसमें प्रूडेंशियल नॉर्म्स और उसको कंपनियों को कहा गया है कि ध्यान से देखिए आपका गोल्ड लोन कैसे चल रहा है, उस पोर्टफोलियो को देखिए। उस पोर्टफोलियो में जब रीस्ट्रक्चरिंग वगैरह का टाइम आता है या उस टाइम पे थोड़ा सतर्क रहिए कि क्या हो रहा है। मैं आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं और ईटानगर में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से हर